हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 2 फॉर क्लास 10 के अंतर्गत यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। यू हैव रेड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आपने फ्लाइंग के बारे में दो कहानियाँ पढ़ी हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ यंग बर्ड लर्न्स टू फ्लाई। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो एक यंग बर्ड के बारे में है जो उड़ना सीखता है। एंड ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्री। और ब्लैक एरोप्लेन जो है वो एक रहस्य है। तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की बात करी हमने, उसमें जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो अबाउट ए यंग बर्ड लर्न्स टू फ्लाई है एंड ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्री। फर्स्ट वन, रीड द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट अगेन। कहानी फर्स्ट फ्लाइट को फिर से पढ़ो। वर्किंग इन ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के ग्रुप में काम करते हुए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए। तो क्वेश्चन 1 है आपका, द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज। जो यंग सीगल थी वो उड़ने से डरती थी, वो उसका कारण क्या था। फर्स्ट, यहाँ पर ही फेल्ट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। बी, अदर बर्ड न्यू टू फ्लाई वेरी वेल। द सी वॉज वेरी लार्ज। डी, हिज मदर एंड फादर थ्रेटन्ड हिम। तो यंग सीगल जो था वो उड़ने से डरता था। क्या कारण था उसका? तो जैसे बताया मैंने आपको, ऑप्शन ए जो है, ही फेल्ट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसने ये महसूस किया कि उसकी विंग्स जो हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगी, उसे हेल्प नहीं करेंगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग because he felt his wings would not support him. Second one, why did his family taunt him about his cowardice? उसके परिवार ने उसे उसकी कायरता के लिए क्यों टॉन्ट किया, क्यों ताना दिया? ए है, he went with his sisters and brothers. बी है, he was not listening to them. सी है, he was not accepting their request to fly with them. और डी है, he was not liked by them at all. तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, he was not accepting their request to fly with them. His family taunted him about his cowardice because he was not accepting their request to fly with them. क्योंकि वह उनकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार नहीं कर रहा था उनके साथ उड़ने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग। यंग सीगल ने जो है उड़ना कैसे शुरू किया? ए, हिज मदर शोड हिम द फिश एंड मूव्ड अवे फ्रॉम हिम टू मेक हिम फ्लाई। बी, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ट्रेन्ड हिम टू फ्लाई। सी, ही वॉज हंग्री एंड ही मूव्ड टू फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड। डी, ही डिड नॉट लर्न टू फ्लाई एट ऑल। तो how did the young seagull start flying? The young seagull started flying because his mother showed him the fish, क्योंकि उसकी माँ ने उसे फिश को दिखाई, and moved away from him, और फिर उससे थोड़ा सा दूर गई, to make him fly, ताकि वो उड़ना सीखे, ताकि वो उड़े। तो the young seagull started flying as his mother showed him the fish and moved away from him to make him fly. Right answer is option A. Now question number 4. Which of the following statements is not true of the young seagull? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यंग सीगल के बारे में सत्य नहीं है? A, he was lazy and did not want to fly. B, he wanted to fly but was afraid of flying.
C. His mother, father, brothers and sisters helped him fly. D. His hunger made him fly. तो which of the following statements is not true of the young seagull? वो है he was lazy, वो आलसी था, and did not want to fly, और उड़ना नहीं चाहता था। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। और बाकी के जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, ही वॉन्टेड टू फ्लाई बट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, हिज मदर फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प्ड हिम फ्लाई, डी हिज हंगर मेड हिम फ्लाई, ये तो सारे सही हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो यंग सीगल के बारे में सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन 5 की। Say whether the following statements about the seagull are true or false। बताओ कि जो निम्नलिखित कथन हैं यंग सीगल के बारे में वो ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। ए है द यंग सीगल लाइक टू फ्लाई विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज राइट, मीन्स ट्रू। सेकंड वन, द यंग सीगल वॉज हंग्री सो ही स्टार्टेड टू फ्लाई, यंग सीगल भूखा था इसलिए उसने उड़ना सीखा, ये ट्रू है। सी ही वॉज स्केर्ड ऑफ फ्लाइंग फर्स्ट, पहले वह उड़ने से डरता था, ये भी ट्रू है। डी है ही फ्लू ऑन हिज ओन टू गेट द फूड, वो स्वयं से उसने उड़ाया जो है ताकि उसको भोजन मिल सके। ही फ्लू ऑन हिज ओन मीन्स वो अपने आप उड़ा, टू गेट द फूड, फूड को पाने के लिए, तो ये भी ट्रू है। तो ये तो था आपका MCQ पार्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड है यू हैव अनदर स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, आपके पास एक अन्य कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन इन द लेसन, रीड द स्टोरी अगेन, कहानी को फिर से पढ़ो, एंड डेवलप एटलीस्ट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टोरी, और 5 MCQ क्वेश्चन बनाएं जो कहानी पर आधारित हों। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में कार्य करें, एंड आस्क योर पार्टनर टू आंसर देम, और अपने पार्टनर से कहें कि उसका जवाब दें। द क्वेश्चंस में बी बेस्ड ऑन द इवेंट्स, ये क्वेश्चंस इवेंट्स के ऊपर हो सकते हैं, पर्सन्स के ऊपर हो सकते हैं, रीजन्स एंड कॉजेस ऑफ द इवेंट्स, इवेंट्स के कारणों पर हो सकते हैं, एंड रिजल्ट्स इन द स्टोरी, और कहानी के परिणामों पर हो सकती हैं। अब इसमें जो है आपके 1 2 3 4 5 में MCQs लिखने हैं, तो ये आप पार्टनर की हेल्प से कर सकते हैं, तो ये आपको मैं अपने खुद के करने के लिए छोड़ता हूँ। बाद में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, और इसके फिर मैं जो है बाद में आपको MCQ जो है बता दूँगा। अब है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट 1। लेट्स नाउ रीड द स्टोरी ऑफ ए बस कंडक्टर एंड हिज पैसेंजर्स विद ए डॉग, द स्टोरी इज रिटन बाय A.G. गार्डिनर। Let's now read the story of a bus conductor and his passengers with a dog। अब हम कहानी पढ़ते हैं एक बस कंडक्टर की और उसके पैसेंजर्स की, एक कुत्ते के साथ। द स्टोरी इज रिटन बाय A.G. गार्डिनर, और ये कहानी लिखी है A.G. गार्डिनर ने, और स्टोरी है आपकी ऑल अबाउट ए डॉग। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है इसको आप स्वयं रीड करें, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर हैं तो हम देखते हैं उनको। तो ऑल अबाउट ए डॉग जो है वो स्टोरी आपने पढ़ी है। अब क्या करना है, नाउ अब कंप्लीट द बॉक्स, बॉक्स को कंप्लीट करो, नरेटिंग द स्टोरी, कहानी को नरेट करते हुए करेक्ट सीक्वेंस में। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है सीक्वेंस वो है वंस 2 women and a man got into a bus and found places to sit। सेकंड आएगा one of the women was dressed up in sealskin and was accompanied by her dog। one of the women was dressed up in sealskin and was accompanied by her dog। थर्ड रहेगा आपका सीक्वेंस the conductor of the bus did not approve of that and ordered the lady to get rid of the dog।
The lady wouldn't budge. The conductor pulled the bell and the bus stopped. Now sequence number 4. The passengers started getting angry at the conductor's resoluteness and rude behavior. They demanded their fares back. Now fifth one. 2 or 3 passengers got the money back and walked away. Now next one. The conductor was adamant and wasn't willing to start the bus unless his expectations were met. ये तो था आपका 6th वन. अब हम आते हैं 7th वन पर. He was facing severe criticism from the passengers. The bus was empty. और लास्ट रहेगा आपका. The conductor did not give up. He sent the lady with the dog away to the top. The conductor did not give up. He sent the lady with the dog away to the top. ये तो थे आपके जो स्टोरी है उसको हमने करेक्ट सीक्वेंस में जो है नरेट किया है. बॉक्स को हमने इस तरह से कंप्लीट किया है. अब हम वोकेबलरी सेक्शन पर आते हैं. वोकेबलरी सेक्शन में आप देखेंगे मेकिंग एडवर्ब्स bitterly, imperturbably, violently and evidently are some words you have come across in the story. आपका है मेकिंग एडवर्ब्स. भी आपको एडवर्ब्स बनाने हैं. जैसे एडवर्ब्स हैं bitterly, imperturbably, violently and evidently. ये कुछ वर्ड्स हैं you have come across in the story जो आपने स्टोरी में देखे हैं. These are adverbs. ये क्रिया विशेषण होते हैं. A few words are given below. कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं. Make adverbs of these words. इन वर्ड्स के एडवर्ब्स बनाओ and use them in sentences of your own. और इनको अपने sentences में यूज करो. Take care of the spelling when you convert these into adverbs. जब आप इनको एडवर्ब्स में कन्वर्ट करते हो तो जो है आप स्पेलिंग्स का जो है ध्यान रखें. तो पहला आपका जो वर्ड है एंग्री. इसका यदि हम एडवर्ब बनाते हैं तो वो होगा एंग्रीली. तो स्पेलिंग का ध्यान ये रखना है कि जो वाई है उससे पहले हमें लगाना है IL और फिर आएगा वाई बाद में. कई बार हम जैसे क्या करते हैं एंग्रीली करने के लिए एज इट इज़ करते हैं ANGRY और फिर LY लगा दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा. आपको क्या करना है वाई को हटा के ILY हो जाना है. तो एंग्री का एडवर्ब होगा एंग्रीली. सेंटेंस बनेगा द मदर शाउटेड एट द बॉय एंग्रीली. माँ जो है लड़के पर गुस्से से चिल्लाई हो. इसके बाद है वेग. एडवर्ब हो जाएगा वेगली. तो वेगली की स्पेलिंग VAGUELY. वेग के बाद हमें LY लगाना है. इसका सेंटेंस बनेगा शी वेगली रिमेंबर्ड द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड. उसको अपनी जो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज हैं वो उसको वेगली याद की. मीन्स वेगली होता है थोड़ा सा अस्पष्ट रूप से, नॉट क्लियरली. अब है इंडिग्नेंट. एडवर्ब हो जाएगा इंडिग्नेंटली. LY लगाना है खाली इंडिग्नेंट के बाद. He behaved indignantly due to the harsh treatment of the authority towards him. उसने जो है indignantly व्यवहार किया क्योंकि उसकी जो अथॉरिटीज़ ने उसके साथ जो है थोड़ा सा कठोर बर्ताव किया था. अब है थ्रेटनिंग. थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना. तो इसका एडवर्ब हो जाएगा थ्रेटनिंगली. बस सिर्फ हमें थ्रेटनिंग के बाद LY लगाना है. द पुलिस मूव्ड थ्रेटनिंगली टूवर्ड्स द क्रिमिनल्स. तो जो पुलिस है वो क्रिमिनल्स की तरफ थ्रेटनिंगली तरीके से जो है आगे बढ़ी. मीन्स एक किस्म से धमकी डरावने तरीके से. आगे है हरी. मीन्स जल्दी करना. एडवर्ब हो जाएगा हरीडली. HURRIEDLY. उसके बाद है द विक्टिम वॉज रश्ड हरीडली टू द हॉस्पिटल. जो विक्टिम था यानी जो दुर्घटना का शिकार हुआ था
उसको जो है जल्दी से जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ये हमने जो है एडवर्ब बनाए और उनके सेंटेंसेस। अब चलते हैं हम आगे। नाउ लुक एट द वर्ड गिवन इन इटैलिक। अब जो वर्ड है उसको इटैलिक में देखें। ही वॉज इमूवेबल। आई एम इज़ द प्रीफिक्स एडिड टू द वर्ड मूवेबल। आई एम जो है वो प्रीफिक्स है आपका। प्रीफिक्स लगता है पहले और सफिक्स लगता है बाद में। तो आई एम जो है प्रीफिक्स है मूवेबल वर्ड के लिए। द प्रीफिक्स आई एम मेड इमूवेबल एन एंटोनिम ऑफ मूवेबल। जो आई एम प्रीफिक्स ने क्या किया, इमूवेबल को एंटोनिम बना दिया, यानी विपरीतार्थक बना दिया मूवेबल का। नाउ मेक मोर वर्ड्स विथ प्रीफिक्स आई एम। अब आप क्या करें, और वर्ड्स बनाएं आई एम प्रीफिक्स के साथ जो कि एंटोनिम्स होंगे। जो आपका जो वर्ड होगा उससे पहले यदि आप आई एम लगाएंगे तो वो तो प्रीफिक्स तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो एंटोनिम हो जाएगा, विपरीतार्थक हो जाएगा। पहला है मोबाइल, तो इसका हो जाएगा इमोबाइल। सेकंड है पेशेंट, इसका हो जाएगा इम्पेशेंट। थर्ड है पोलाइट, इसका हो जाएगा इम्पोलाइट। फोर्थ है मेजरेबल, इसका हो जाएगा इमेजरेबल। फिर फिफ्थ है आपका मॉडेस्ट, इसका हो जाएगा इमोडेस्ट। सिक्स्थ है मैच्योर, इसका हो जाएगा इमैच्योर। सेवन्थ का मॉरल, इसका हो जाएगा फिर इमोरल। और मॉर्टल, इसका हो जाएगा इमॉर्टल। तो हमने जो है वर्ड्स थे पेशेंट, पोलाइट, मेजरेबल, मॉडेस्ट, मैच्योर, मॉरल और मॉर्टल। इनसे पहले आई एम लगाया तो ये बन गए इम्पोलाइट, इमोडेस्ट, इमोरल, इम्पेशेंट, इमेजरेबल, इमैच्योर और इमॉर्टल। तो क्या हो गया फिर कि भाई आई एम लगाने से ये सारे जो हैं एंटोनिम बन गए। जो वर्ड हमने बनाए आई एम लगा के, तो क्या हो गया फिर वो सारे वर्ड्स जो हैं गिवन वर्ड के एंटोनिम बन गए। अब जो है पेशेंट का एंटोनिम हो गया इम्पेशेंट, पोलाइट का एंटोनिम इम्पोलाइट, मेजरेबल का एंटोनिम जो है इमेजरेबल, मॉडेस्ट का एंटोनिम इमोडेस्ट, मैच्योर का एंटोनिम इमैच्योर, मॉरल का एंटोनिम इमोरल और मॉर्टल का एंटोनिम इमॉर्टल, मॉर्टल का इमॉर्टल। नाउ थर्ड वन, in groups of 5 create a word web or collection chart of words with prefixes I, L and N। एग्जाम्पल लॉजिकल, इसका हो जाएगा इलॉजिकल। और सिक्योर का हो जाएगा इनसिक्योर। यानी हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें जो है आई एल लगाना है वर्ड से पहले, ये भी प्रीफिक्स ही है। और दूसरे कॉलम में जो है हमें आई एन लगाना है वर्ड से पहले, तो आई एन भी जो है आपका प्रीफिक्स ही है। तो पहले जो है वर्ड्स हैं वो आप देख रहे हैं कि सारे ही जो हैं एल से स्टार्ट हो रहे हैं और उससे पहले हम आई एल लगा रहे हैं। और बाकी दूसरे कॉलम में जो वर्ड्स हैं उनसे पहले हम आई एन लगा रहे हैं। तो लिटरेट मीन्स इलिटरेट, अपोजिट हो जाएगा ये। मीन्स का मतलब एंटोनिम से है इसका। तो लिटरेट साक्षर और इलिटरेट मीन्स अनपढ़। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, लिटरेट से पहले आई एल लगाया, प्रीफिक्स आई एल लगाया, तो ये क्या बन गया, एंटोनिम बन गया। लिटरेट का अपोजिट क्या हो गया, इलिटरेट। लीगल का अपोजिट इलीगल, कानूनी गैर कानूनी, लेजिबल इलेजिबल, जिसे लेजिबल मीन्स पढ़ा जा सके, इलेजिबल मीन्स पढ़ा ना जा सके। लेजिटिमेट
वैध और इलेजिटिमेट जो है अवैध, और लिमिटेबिलिटी जिसकी सीमा हो, इलिमिटेबिलिटी जिसकी सीमा ना हो। तो हमने जो वर्ड्स थे लिटरेट, लीगल, लेजिबल, लेजिटिमेट और लिमिटेबिलिटी, इनसे पहले आई एल लगाया और ये सारे जो है फिर अपोजिट बन गए। लिटरेट का इलिटरेट, लीगल का इलीगल, लेजिबल का इलेजिबल, लेजिटिमेट का इलेजिटिमेट, लिमिटेबिलिटी का इलिमिटेबिलिटी। अब है आगे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था दूसरे बॉक्स का, सिक्योर का इनसिक्योर। इस सबसे पहले जो हमने वर्ड सिलेक्ट करे हैं वो हैं सिंसियर, सेंसिटिव, एडिक्वेट और एक्यूरेट और एबिलिटी। इनसे पहले हम इन लगाएंगे। तो सिंसियर से पहले आई एन लगाया तो बन गया इनसिंसियर, एंटोनिम। सेंसिटिव से पहले आई एन लगाया तो फिर एंटोनिम बन गया इनसेंसिटिव। एडिक्वेट से पहले आई एन लगाया तो वो बन गया इनएडिक्वेट, एंटोनिम। एक्यूरेट से पहले आई एन लगाया तो एंटोनिम हो गया इनएक्यूरेट। एबिलिटी से पहले आई एन लगाया तो वो बन गया इनएबिलिटी। सिंसियर मीन्स सच्चा और इनसिंसियर मीन्स जो सच्चा नहीं हो। सेंसिटिव जो है भावुक, इनसेंसिटिव जो भावुक ना हो, असंवेदनशील। एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त और इनएडिक्वेट मीन्स जो पर्याप्त नहीं। एक्यूरेट मीन्स सटीक और इनएक्यूरेट मीन्स असटीक जो सटीक ना हो। एबिलिटी योग्यता और इनएबिलिटी जो होता है अयोग्यता। अब है आपका ग्रामर पार्ट, ए फ्रेजल वर्ब्स। द सेंटेंस बिलो इज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव रेड। द फ्रेज इन इटैलिक इज ए फ्रेजल वर्ब। A phrasal verb is a combination of words, a verb plus a preposition, for example check in, or a verb plus an adverb, for example break down. When they are used together, they usually take on different meaning so to that of the original verb. Walk away from the old Dakota. Walk away is a phrasal verb which means to move away from. Find out the meaning of the following phrasal verbs and use them appropriately in sentences. तो ये है आपका वॉक इन। वॉक इन का मतलब होता है टू एंटर इनसाइड ए प्लेस, किसी जगह के अंदर दाखिल होना। तो सेंटेंस होगा इसका, आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। टू बर्गलर्स वॉकड इन द हाउस विद बिग गन्स, मीन्स टू बर्गलर्स एंड एंटर्ड इन द हाउस आर्म्ड विद बिग गन्स। उसके बाद जो बी है उसमें है आपका वॉकआउट। इसका होगा टू सडनली लीव ए पर्सन हु नीड्स यू, अचानक से उस व्यक्ति को छोड़ देना जिसे आपकी ज़रूरत है। हिज वाइफ हैड वॉकड आउट ऑन हिम अ ईयर बिफोर, उसकी पत्नी जो है उसे जो है अचानक से छोड़कर चली गई 1 साल पहले। फिर सी है टेक अवे, टू रिमूव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को हटाना। द प्रोटेस्टर्स वर टेकन अवे बाय द पुलिस, जो प्रोटेस्टर्स थे जो विरोध कर रहे थे उनको पुलिस द्वारा हटा दिया गया। अब आते हैं हम डी पार्ट पर, टेकअप। टेकअप का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग रेगुलरली एज ए हैबिट, किसी चीज़ को जो है हैबिट के रूप में या जॉब के रूप में नियमित रूप से शुरू करना। तो मनीष टुक अप ए जॉब एज ए रिसेप्शनिस्ट एट अ स्टोर, मनीष ने जो है एक जॉब को जो है शुरू किया एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में एट अ स्टोर, एक स्टोर में। मीन्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग रेगुलरली एज ए हैबिट और ए जॉब। नाउ टेक इन, टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर समथिंग दैट यू हियर। टेक इन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड and remember something that you hear. I could make out that she didn't take in. मैं ये पता कर सका कि वही she did not take in means to understand and remember something. फिर take out to kill somebody. The night bombarding raid took out the bridge. नाइट की जो bombarding raid थी उसने जो है ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है टू टेल इन्फॉर्मेशन। गिव अवे का मीनिंग होगा टू टेल इन्फॉर्मेशन
that should be kept secret. He broke his friend's trust by giving away the information. उसने जो है अपने मित्र का जो विश्वास जो है तोड़ दिया सूचना को लीक करके। उसको इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसको सीक्रेट नहीं रखा। अब हम चलते हैं आगे। गिव अप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग you are trying hard to do. To stop doing something you are trying hard to do. We have given up the hope to get rid of his bad habits. हमने जो है उम्मीद छोड़ दी है उसे उसकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने की। फिर है put in, to spend a particular amount of time doing something. To spend a particular amount of time doing something. पुट इन का मीनिंग होता है टू स्पेंड ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम डूइंग समथिंग। द विनिंग टीम पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू विन द मैच। तो जो विनिंग टीम है उसने बहुत सारे एफर्ट्स डाले ताकि वो मैच को जीत सके। इसके बाद है पुट अवे, टू सेव एन अमाउंट ऑफ मनी। कुछ जो राशि है उसको बचा कर रखना। विद हिज मीगर इनकम, अपनी जो मीगर इनकम के साथ ही ट्राइड हार्ड टू पुट अवे फॉर हर फ्यूचर नीड्स। उसने बहुत मेहनत करी कि भाई वो अपने जो फ्यूचर की जो नीड्स हैं उसको जो है बचा कर रख सके। मीन्स विथ हिज मीगर इनकम ही ट्राइड हार्ड टू पुट अवे फॉर हर फ्यूचर नीड्स का मतलब यही होता है कि उसकी इनकम जो है कम थी, लेकिन फिर उसने मेहनत करी कि अपने वो फ्यूचर की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए कुछ पैसा बचा कर रखे। पुट आउट, टू मेक समथिंग स्टॉप बर्निंग, भी किसी चीज़ को जो है बुझाने का प्रयास करना। इट टुक द फायर ब्रिगेड 3 hours टू पुट आउट द ह्यूज फायर, कि फायर ब्रिगेड को 3 घंटे लगे भयंकर आग को बुझाने के लिए। अब है पैसिव, कंपेयर द 2 sentences given below. रमेश पेंटेड द वॉल्स वर पेंटेड बाय रमेश। तो ये जो था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था एक्टिव वॉइस में। तो जब हम इसका पैसिव बनाया तो सेंटेंस बना द वॉल्स वर पेंटेड बाय रमेश। द फर्स्ट सेंटेंस इज एन एक्टिव फॉर्म एंड द सेकंड सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। ये मैंने आपको बता ही दिया है। व्हेन द पर्सन डूइंग द एक्शन रमेश इज द सब्जेक्ट वी यूज द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। जब कोई पर्सन है जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट है तो हम वर्ब को जो है एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज व्हाट द एक्शन इज डायरेक्टेड एट, जब सब्जेक्ट है जिसमें जो है एक्शन को डायरेक्टेड किया गया है जैसे कि वॉल्स, वी यूज़ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, हम वर्ब को जो है पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी टॉक्ड अबाउट रमेश, पहले सेंटेंस में हमने रमेश के बारे में बात की। बट इन द सेकंड सेंटेंस वी टॉक्ड अबाउट व्हाट हैपन टू द वॉल्स, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने बात की कि वॉल्स के साथ क्या हुआ। इन द पैसिव सेंटेंस वी यूज बाई प्लस एजेंट, पैसिव सेंटेंस में हम बाई प्लस एजेंट को यूज करते हैं टू ऐड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना को जोड़ने के लिए। दैट इज बाई रमेश। वी कैन लीव आउट बाई प्लस एजेंट इफ़ इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, हम बाई प्लस एजेंट को छोड़ सकते हैं यदि वो कोई विशेष इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता। एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स वर गिवन स्वीट yesterday. My room is cleaned every day in the morning. A large number of films on wildlife conservation have been made. ये एग्जाम्पल है कि भाई हम जो है बाई प्लस एजेंट को छोड़ सकते हैं इफ़ इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यदि ये कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो। अब है use the words given below and frame sentences using the passive forms of the verbs. Examples, rise, cultivate, Gangetic Valley and coastal region.
राइस कल्टीवेट गंगेटिक वैली एंड कोस्टल रीजन। तो ये आपका जो है सेंटेंस जो है क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसका जो है हमें जो है इस तरह से ऑब्लिक में दे रखा है, तो सिर्फ इससे ये हेल्प मिल जाएगी कि भाई हमें जो है क्या करना है, सिर्फ पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है। यूज द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट इन्होंने दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाना है हमें सिंपल प्रेजेंट का ही। तो जैसे दे रखे हैं राइस ऑब्लिक कल्टीवेट ऑब्लिक गंगेटिक वैली एंड कोस्टल रीजन, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लगता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम राइस के बाद लगाएंगे इज, फिर कल्टीवेट की कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाएंगे इन कि राइस को जो है गंगेटिक वैली और कोस्टल रीजन में कल्टीवेट किया जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा राइस इज कल्टीवेटेड इन गंगेटिक वैली एंड कोस्टल रीजन, एग्जाम्पल में गिवन है आपको। उसके बाद है द डॉक्यूमेंट साइन प्रिंसिपल, तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख रखा है, यानी इसका जो एक्टिव वॉइस है ये द डॉक्यूमेंट साइन प्रिंसिपल प्रेजेंट परफेक्ट, इसको जो है हमने क्या करना है, पैसिव में बनाना है। तो वैसे एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, द प्रिंसिपल हैज़ साइंड द डॉक्यूमेंट्स, तो द प्रिंसिपल हैज़ साइंड द डॉक्यूमेंट्स का पैसिव हो जाएगा द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन साइंड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ आपको जो है एक्टिव वॉइस नहीं दे रखा है कि भाई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें पैसिव फॉर्म्स वाले वर्ड्स ही दे रखे हैं, और उन्हीं से जो है आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट होगा। बस हमें टेंस देखना है, जो टेंस इन्होंने दे रखा है उसके हिसाब से हमें टेंस में जो है वर्ब की फॉर्म्स जो है और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो लगाने हैं। बस इनमें यही ध्यान रखना है कि जो इन्होंने दे रखा है हमारे को, जो वर्ड्स दे रखे हैं गिवन बिलो, उनके हिसाब से हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करने हैं, और जो है क्या करना है, हमें यूज पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को यूज करना है। बस यही आपको देखना है, पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जो है, जो ब्रैकेट में इन्होंने हमें टेंस दिया हुआ है उसी हिसाब से हम पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट, ताजमहल बिल्ट शाहजहाँ, सिंपल पास्ट बनाना है तो बन जाएगा ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। बी है मलेरिया वायरस ऑब्लिक ट्रांसमिट ऑब्लिक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, तो मलेरिया वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो जो फर्स्ट में जो था सिंपल पास्ट में था, तो सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वहाँ हमने वाज बिल्ट कर दिया था। इसमें सिंपल प्रेजेंट है तो इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो हमने इसमें इज ट्रांसमिटेड कर दिया। अब सी है द केस सॉल्व पुलिस एंड 2 पर्सन्स अरेस्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने हैज़ बीन सॉल्व कर रखा है क्योंकि केस है, द केस हैज़ बीन सॉल्व एंड 2 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड। तो हमने दोनों ही जगह जो है प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है, जिसमें जो है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो केस के साथ लगाया हमने हैज़ बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, और 2 पर्सन्स के साथ हमने लगाया हैव बीन अरेस्टेड। अब आपका डी था मैनी हाउसेस एंड लाइव्स डिस्ट्रॉय द वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट एटना, ये सिंपल पास्ट में बनाना है। तो सिंपल पास्ट में जब हम इसका बनाएंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी कि यदि सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैनी हाउसेस एंड लाइव्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट एटना। फिर ई है द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑब्लिक प्रिवेंट ऑब्लिक द ओजोन लेयर ऑब्लिक एंटरिंग द अर्थ सरफेस, ब्रैकेट में दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है तो आपको पता ही हो जाना चाहिए कि जेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस करते वक्त।
तो सिंपल प्रेजेंट में वैसे आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी एस का प्रयोग होता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाना है तो फिर हम जो है EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो द अल्ट्रा वायलेट रेज आर प्रिवेंटेड बाय द ओजोन लेयर फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ सरफेस। The ultraviolet rays are prevented by the ozone layer from entering the earth's surface। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस था, EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना था। अल्ट्रावायलेट रेज इसलिए आर आ गया और प्रिवेंट की थर्ड फॉर्म होगी प्रिवेंटेड, तो आर प्रिवेंटेड हमने कर रखा है। हमने जो है पैसिव की जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को यूज करना था। अब आते हैं हम एफ पर। द फील्ड कन्वर्ट प्लेग्राउंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो फील्ड के साथ हैज लगेगा, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म, कन्वर्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कन्वर्टेड। आपका सेंटेंस बनेगा द फील्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए प्लेग्राउंड। तो इस सेंटेंस को जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। हमने पैसिव वॉइस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज की हैं। अब हम चलते हैं सी पार्ट पर। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक मीनिंगफुल वंस। ए रिकॉर्ड्स फ्लाइंग मैनी हु अमेरिकन एविएटर वॉज एन एमेलिया हियरहर्ट सेड। B. The first across woman solo to fly the Atlantic Ocean C became। C है a flight July 1937 the globe Earhart disappeared to circumnavigate somewhere over the Pacific in during। D है was never found and she was officially declared plane wreckage lost at sea। her ई में है सेंचुरी हर डिसअपियरेंस रिमेन्स ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज 20th। तो अब आपको क्या करना है, इनको जो है मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक मीनिंगफुल वंस। फर्स्ट का होगा एमेलिया हियरहर्ट हु वाज एन अमेरिकन एविएटर सेट मैनी फ्लाइंग रिकॉर्ड्स। एमेलिया हियरहर्ट जो कि एक अमेरिकन एविएटर थी, उसने बहुत सारे फ्लाइंग रिकॉर्ड्स बनाए। सेकंड, शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई द एटलांटिक ओशियन सोलो। वो पहली महिला बनी एटलांटिक ओशियन को सोलो जो है फ्लाई करने के लिए। थर्ड है इन जुलाई 1937 ड्यूरिंग ए फ्लाइट टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब Earhart disappeared somewhere over the Pacific। फोर्थ है हर प्लेन wreckage was never found and she was officially declared lost at sea। उसकी जो प्लेन wreckage, जो प्लेन का जो मलबा था वो कभी नहीं मिला and she was officially declared lost at sea, और उसे जो है समुद्र में जो है आधिकारिक रूप से लॉस्ट घोषित कर दिया गया। फिफ्थ में है her disappearance remains one of the greatest unsolved mysteries of the 20th century। उसकी जो डिसअपियरेंस थी, जो गायब हो जाना था, वो 20वीं शताब्दी की जो है सबसे महान अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज रहती है। अनसॉल्व्ड जिसे सुलझाया ना जा सके, और मिस्ट्रीज का मतलब रहस्य। हर डिसअपियरेंस रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द 20th सेंचुरी। अब हम आते हैं अपने एडिटिंग पोर्शन पर। एडिटिंग में है यूज कैपिटल लेटर्स कॉमाज एंड फुल स्टॉप टू एडिट दिस पैराग्राफ। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री देयर आर फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स अबाउट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स UFOs। तो यहाँ हम क्या करेंगे, UFOs के बाद जो है कॉमा लगाएंगे। तो हमें क्या करना है कि कहीं कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, कहीं कॉमाज लगाने हैं और कहीं फुल स्टॉप लगाने हैं, ताकि हम इस पैराग्राफ को एडिट कर सकें। तो पहला तो हमें क्या करना है, UFOs के बाद कॉमा लगाना है। विच पीपल क्लेम टू हैव सीन फ्लाइंग इन द स्काई एंड विच आर बिलीव्ड टू बी स्पेस शिप्स कैरिंग एलियंस फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। तो हम प्लैनेट्स के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर सम पीपल हैव गिवन एविडेंसेस टू सपोर्ट देयर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर सम में जो है हम एस को जो है कैपिटल करेंगे
एस को बड़ा करेंगे। तो ये याद रखना है कि जो सम है कि फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हो रहा है नया सेंटेंस, तो जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट हो तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो एस जो है यहाँ पर आपका कैपिटल होगा और फिर ऑब्जर्वेशंस के बाद फुल स्टॉप लगाया जाएगा। और फिर नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दे से, तो दे का भी हम टी जो है वो कैपिटल करेंगे। टी जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। दे सेड दैट दे हैव फाउंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स इन पैडी फील्ड्स, सम अदर्स आफ्टर सीइंग ए फिल्म ऑन स्पेस। स्पेस के बाद हम कॉमा लगाएंगे। सेड दैट दे हैड सीन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग इन द स्काई, पीपल पैनिक्ड, लोग घबरा गए। तो पैनिक्ड का मतलब डर जाना, और पैनिक्ड इतना ही सेंटेंस है। पब्लिक पैनिक्ड, तो फुल स्टॉप लगेगा पैनिक्ड के बाद। उसके बाद स्टार्ट हो रहा है देयर से नया सेंटेंस, तो देयर में जो है टी जो है वो कैपिटल होगा, क्योंकि जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो देयर में टी बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देयर वर आर्गूमेंट्स एंड डिस्कशंस ऑल ओवर द कंट्री, पीपल वर ऑन रेड अलर्ट, पुलिस वर ऑन रेड अलर्ट। पुलिस जो थी वो रेड अलर्ट पर थी, मीन्स सक्रिय थी। तो फुल स्टॉप रेड अलर्ट के बाद मैनी कम्युनिटी सेंटर्स वर एस्टेब्लिश्ड, बहुत से कम्युनिटी सेंटर स्थापित किए गए। यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। तो एस्टेब्लिश्ड के बाद जो है आप फुल स्टॉप लगाएंगे। एस्टेब्लिश्ड के बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। देयर वर आर्गूमेंट्स एंड डिस्कशंस ऑल ओवर द कंट्री, उसमें हमने टी बड़ा किया। पुलिस वर ऑन रेड अलर्ट, इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद मैनी कम्युनिटी सेंटर्स वर एस्टेब्लिश्ड, इसमें जो है हमने एस्टेब्लिश्ड के बाद फुल स्टॉप लगाया। और पीपल बिकेम मोर विजिलेंट, लोग और विजिलेंट हो गए। विजिलेंट का मतलब सतर्क हो गए। तो नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पीपल से, तो पीपल को जो है हम उसका जो फर्स्ट लेटर है पी वो बड़ा करेंगे, तो पी कैपिटल हो जाएगा। बिकेम मोर विजिलेंट, यहाँ बात ख़त्म होती है, तो विजिलेंट के बाद फुल स्टॉप। नया सेंटेंस ग्रेजुअली से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रेजुअली जो वर्ड है उसका हम जी बड़ा करेंगे, क्योंकि जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो ग्रेजुअली में जी बड़ा कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ साइटिंग्स रिड्यूस्ड, तो हमने जो है इस पैराग्राफ को जो है एडिट किया है कैपिटल लेटर्स, कॉमाज और फुल स्टॉप लगाकर। तो स्टूडेंट्स हमारी जो है यूनिट 3 यहीं पर समाप्त होती है। इसका बाकी का कुछ पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।